अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफला का क्लासेस। तो जो इससे पहला वाला लेक्चर हमारा था वो हमने कहाँ पर कंप्लीट कर दिया? रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब ये चीज़ें जो हमारे अभी नीट के लेक्चर चल रहे हैं, इसमें हमने डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन वो सारा कंप्लीट कर दिया। इसमें आपका जो दूसरा टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन एंड द गैसेस एक्सचेंज, ये भी हमने सारा कंप्लीट कर दिया। आज हम उठाने जा रहे हैं हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी का तीसरा टॉपिक। आज हम उठाने जा रहे हैं अब ह्यूमन फिजियोलॉजी का तीसरा टॉपिक, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द बॉडी फ्लूइड्स एंड द सर्कुलेशन। इस टॉपिक में से भी आपके नीट के क्वेश्चन, आपके नीट के एग्जाम में आराम से वो वहां पर क्वेश्चन फ्रेम करेगा। और ये हर एक साल बराबर जेके सीईटी का पेपर देख लो, आप एम्स का पेपर देख लो, और पिछले बार जो 2 सालों में नीट का पेपर है, इसमें इसने बॉडी सर्कुलेशन और बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में क्वेश्चन वहां पर डाला ही डाला है। तो यही टॉपिक अब हम उठाने बेटा जा रहे हैं। तो बेटा पूरी तरीके से कॉपी आगे रख लो, जो भी मैं यहाँ पर पॉइंट दिखाऊंगा या जो भी मैं पॉइंट यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आपको, ये आप सारा कॉपी पर फ्रेम कर लो और उसको पूरे दिमाग में आप इसमें उसको स्टोर कर लो, सो दैट कि आराम से आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे ही होंगे बेटा। ठीक है, तो कर ले हम स्टार्ट बेटा, कर ले स्टार्ट। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So the name of our topic जो है that is basically the body fluids and the circulation। वो क्या है? body fluids and the circulation। इसका मतलब ही पहले ये चीज है कि इसमें हम पढ़ेंगे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बट वो चीज उठाने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कर लूंगा डिफाइन। पहले समझाओ मैं आपको यहाँ पर ब्लड क्या समझाऊंगा? ब्लड। ये नहीं है कि हर एक टीचर पहले ब्लड से ही स्टार्ट कर लेगा ये टॉपिक, ये अपना हिसाब होता है। मैं अपने हिसाब से इस टॉपिक स्टार्ट कर लूंगा। कहां से? ब्लड से। पहले मैं आपको ब्लड से समझाऊंगा ये सारा टॉपिक। और बेटा पूरी तरीके से समझ लेना, मैं आपको आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, इस वाले नीट के एग्जाम में वो डालेगा ही डालेगा, इसमें से 2 या 4 क्वेश्चन मुझे लग रहा है डालेगा। इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। कहां से हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया? ब्लड से। पूरा समझ लेना ब्लड से क्या 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 मसला हो रहा है हमारे ब्लड से यहाँ पर। जो बेटा बेसिकली जो आपकी डाइजेशन हो रही है, उस डाइजेशन के बाद जो भी फूड में जब फूड आपका डाइजेस्ट हो रहा है, अल्टीमेटली वो किस फॉर्म में हो रहा है? वहां पर फूड आपका किस, वो न्यूट्रिएंट्स, जो फूड में से आप क्या ले रहे हो? वहां पर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो। ये न्यूट्रिएंट्स जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये कहाँ चले जाएंगे? पहले ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड के बाद सेल में चले जाएंगे। यानी जो मेरे न्यूट्रिएंट्स है उनको किस में चला जाना है? ब्लड में। उनको ब्लड में चला जाना है। तो ब्लड क्या कर लेगा? उसको ब्लड उसको पहुंचाएगा सेल्स के पास। यानी ब्लड इज एक्टिंग एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। इट इज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। इट इज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। ये एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। लेकिन किस चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड। न्यूट्रिएंट्स। चाहे वो आपकी न्यूट्रिएंट्स हो, it means whether they are your proteins, whether they are your carbohydrates, whether they are your fats, whether they are your vitamins, whether they are your minerals, जिस चीज को भी ट्रांसपोर्ट कर लेना है आपके एसेंशियल बिचारी सेल तक, जो वहां पर आपको वहां से पुकार रही है, मेरे पास ये चीजें सारे कब आप लाओगे, उसको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? हमारा ब्लड। उसको ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ब्लड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अच्छा, आपने इससे पहले वाले ही टॉपिक में पढ़ लिया रेस्पिरेशन जो हमारा चल रहा था। रेस्पिरेशन में हमने देख लिया कि हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद एल्वियोले से चला जाना है कहां पर? आपके टिश्यूज में, आपके सेल्स में। कौन ले जाएगा? एक्सीलेंट। तो इसका मतलब है आपकी गैसेस भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। बेटा समझ है यहाँ की ना? न्यूट्रिएंट्स भी समझाया, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, अल्टीमेटली इन सबको जाना है कहां पर? ब्लड के पास ही जाना है। तो जाना है सेल्स के पास, लेकिन ले जाएगा कौन? ब्लड। यानी ब्लड गाड़ी की तरह काम कर रहा है। ब्लड एक गाड़ी की तरह काम कर रहा है, एक व्हीकल की तरह काम कर रहा है। तो ब्लड आपकी न्यूट्रिएंट्स को भी ले रहा है, ब्लड आपको गैसेस को भी ले रहा है। अच्छा, अगर हम बात कर ले हार्मोन्स की, किनकी? हमारे जो हार्मोन्स है, जहां पर इनको चला जाना है, जहां पर इनकी डेस्टिनेशन है हार्मोन्स की, उसको भी हार्मोन्स को कौन वहां पर ले जाएगा? वो भी आपका ब्लड ही ले जाएगा। और देख रहे हो ब्लड क्या क्या काम कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। न्यूट्रिएंट्स को भी ले रहा है, गैसेस को भी ले रहा है, आपके हार्मोन्स को भी ले रहा है।
अच्छा, जहां पर आपके आयन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे, उनको आयन्स को भी कौन ले रहा है बेटा? हमारा ब्लड। आपका ब्लड ही ले रहा है। चलिए आगे, जो आपकी एंटीबॉडीज होती है, चाहे वो आपको जो फाइट करेगी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, जो बराबर एक जैसे एक पुलिस थाना होता है, उनके लिए वहां पर पहले ही वो कंडीशंस रखी हुई होती है कि अगर वहां से कोई दुश्मन आए हमको कैसे अटैक कर लेना है। सिमिलरली इम्यून सिस्टम ने रखा हुआ है व्हाइट ब्लड सेल्स को, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स को अटैक कर लेना है वहां पर, वो किसके थ्रू? एंटीबॉडीज किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी? ब्लड के जरिए, यानी एंटीबॉडीज भी आपकी यहीं से आ जाएगी। और जब रिएक्शन हो गई, जो वहां से एक्सक्रीटरी सबस्टेंस को लाना है, उसको एक्सक्रीटरी सबस्टेंस को, एक्सक्रीटरी वेस्ट को पहुंचाना है किडनी के पास, ताकि किडनी उसको एक्सक्रीट कर ले। उसको कौन वहां तक पहुंचाएगा? किडनी के पास। अगेन ब्लड। सो एक्सक्रीटरी सबस्टेंस भी आपका ब्लड ही ले रहा है। एक्सक्रीटरी वेस्ट। ओ बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ब्लड, और रिपीट कर लूंगा समझाने के लिए आपको, ब्लड फ्लूइड्स एंड द सर्कुलेशन का जो टॉपिक है, ये मैंने उठा लिया पहले ब्लड से। कहां से उठा लिया? मैंने बोला ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। आपका सवाल था वहां से, सर क्या चीज ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है? मैंने आपको बता दिया, वेदर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आपका फूड जब ब्रेक हो जा रहा है, उसमें से बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है फूड में से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना है हर एक सेल के पास, लेकिन न्यूट्रिएंट्स को पहले वहां पर किसके साथ मिक्स हो जाना है? एब्जॉर्ब किसमें होना है? ब्लड में। तो न्यूट्रिएंट्स को कौन ट्रांसपोर्ट करवा रहा है? वो आपका ब्लड करवा रहा है। अच्छा, मैंने इनहेल कर लिया, यानी मैंने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, ठीक है बेटा। उसके बाद इस ऑक्सीजन को पहुंचना है टिश्यूज के पास, इस ऑक्सीजन को टिश्यूज के पास कौन पहुंचाएगा? एक्सीलेंट, वहां पर भी आपका ब्लड ही पहुंचाएगा। अच्छा, हार्मोन्स है मेरे, जो एसेंशियल हार्मोन्स है, जिसको अपने डेस्टिनेशन पर चला जाना है, लेकिन उसको कौन ले जाएगा वहां पर? और आपका ब्लड ही ले जाएगा। अगर मैं अपने आयन्स की बात कर लूं, आयन्स जो आपके हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट हो जाना है, हाँ, उसको कौन ट्रांसपोर्ट करवाएगा? आपका ब्लड ही करवाएगा। अगर एंटीबॉडीज है, उनको कौन अगर उनको भी अपनी जगह जाना है, कौन उनको ट्रांसपोर्ट करवाएगा? उसको भी एंटीबॉडीज ही, उसको भी ब्लड ही करवाएगा। अगर मैं अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को की बात कर लूं, जिसको अल्टीमेटली मेरी किडनी के पास चला जाना है, वहां से उसको बाहर निकाल लेना है, तो उसको कौन वहां तक ले जाएगा? ये बेटा आपकी ब्लड की अहमियत है। पहले यही बेटा, पहले मैंने आपको एक वो अप्रोच दे दिया आपके दिमाग में कि क्या काम आपका ब्लड कर रहा है, वरना सर्कुलेशन का पढ़ना आप कोई इसके बाद ये नहीं, क्योंकि मैंने हर एक वक्त आपको बता दिया है कि टर्मिनोलॉजी होल्ड इज द की इन द एवरी सब्जेक्ट। तो पहले समझ लो ब्लड क्या है, पहले समझ लो ब्लड क्या है। तो आई होप कोई कंफ्यूजन है ब्लड के रिलेटेड, यहाँ पर कोई डाउट है ब्लड के रिलेटेड? बड़े आगे बड़े आगे बड़े आगे, शाबाश। तो हुआ बेकारो इरेज है बेटा। अगर आपको भी स्क्रीनशॉट उठाना होगा, आप स्क्रीनशॉट भी इसको उठा सकते हो यहाँ पर। शाबाश, हो गया कंप्लीट? आपने बेटा नोट डाउन कर लिया, शाबाश। बड़े आगे हम अगर हम बेटा अपने ब्लड की बात कर ले, किसकी बात कर ले? ब्लड की। समझ लेना, पूरे अच्छे से समझ लेना। अब हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे कि इस ब्लड में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, ठीक है बेटा? पूरा देख लेना। हमारा जो ब्लड है, इसमें आपकी दो चीजें आती है। क्या आती है? दो चीजें। एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। एक तो आपका प्लाज्मा आएगा। क्या आएगा? प्लाज्मा। और तो आपके सेल्स आएंगे, और तो आपके सेल्स आएंगे। अब इतना ही नहीं है सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, वो हम देख लेंगे। बट अभी मैं इतनी बात कर रहा हूं, मेरा ब्लड जो है इसमें दो चीजें आती है। क्या है? एक तो हुआ आपका प्लाज्मा और दूसरा हुआ आपका सेल। सर मैं आप देख लूंगा कि आपको कितना याद है। जब मैंने पढ़ाया था आपको, जब हम ब्रीथिंग जब कर रहे हैं, जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, जो मेरा ऑक्सीजन है उसको अल्टीमेटली मेरे ब्लड के साथ मिक्स होना है। जरा मुझे बोलो प्लाज्मा के साथ कितना मिक्स होता है और सेल्स के साथ कितना मिक्स होता है? आपके लिए सवाल है। मेरे लिए प्लाज्मा में है खाली 3%। एक्सीलेंट। तब वहां पर वो प्लाज्मा के साथ मेरा ऑक्सीजन सिर्फ 3% बाइंड हो जाता है और सेल्स में 97। एक्सीलेंट बेटा, अब समझ लेना। अब यहाँ पर मतलब हमको ऑक्सीजन देखना कि कितना मिल रहा है, अब हमको असली में पढ़ लेना है प्लाज्मा कितना है, सेल्स कितना है।
प्लाज्मा की जो परसेंटेज आपके ब्लड में में, होती quantity, है दैट इज बेसिकली 55%. ओके कितना है? 55%. 55%. और जो बेटा सेल्स की क्वांटिटी आपके ब्लड में है दैट इज 45%. 45. 45%. तो ये हाँ। हमारा सेल्स ही क्यों इतनी ज्यादा फिर ऑक्सीजन लेता है? कौन? 55% है ना हमारा प्लाज्मा. हाँ. तो 1% में अगर चलो 3% ऑक्सीजन चला गया, हाँ. तो बाकी भी क्यों नहीं उसी में चला जाता है? एक्सीलेंट. बेटा आपका जो सवाल है इसका सीधे जवाब ये चीज है कि प्लाज्मा के पास अल्लाह ताला ने एक ऐसा खजाना ही नहीं रखा है जो खजाना सेल्स के सेल्स पास में है, रखा है हीमोग्लोबिन. ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और वो आपका हीमोग्लोबिन है. ठीक. मतलब लाखों बातों की 45% भी एक क्यों बात. ना होगा, मगर हमारा ऑक्सीजन सेल्स के पास ही जाएगा. आपका ऑक्सीजन सेल्स के पास ही जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन को वहां पर पता है वहां पर मेरी बीवी है या हस्बैंड मेरा, वहां पर मेरा हस्बैंड है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाएगा, थोड़ा सा हाँ, जाएगा। थोड़ा तो वो तो 3% सिर्फ चला जाएगा आपके इस प्लाज्मा के पास, लेकिन मैक्सिमम कहाँ चला जाता है हमारे ऑक्सीजन? cells में. सेल. तो इसीलिए ये यहाँ बट अब हमको वहां पर अब हमको बाइडी के आपने सवाल किया, अच्छा किया, आपको जवाब अपना मिल गया. बट समझ लेना है यहाँ पर दूसरी बात कि प्लाज्मा कितना होता है, हाँ, Cells. सेल्स कितनी होती है. सो 55% आपका प्लाज्मा है, 45% आपके सेल्स है. बता बेटा यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, है? नहीं. आगे बढ़ू मैं. एक चीज मैं आपके मुंह में डाल रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे. हाँ. जब मैं प्लाज्मा की बात, प्लाज्मा है क्या? ये बेसिकली लिक्विड ही है सारा, ये वाटर है. सपोज सॉरी बेटा, सपोज अगर मैं बात कर लूं, सपोज अगर मैं बात कर लूं, सपोज ये मेरी ब्लड वेसल है, सपोज ये मेरा ब्लड है, सपोज ये मेरा ब्लड है. इसको पहले हम एडजस्ट कर लेंगे. सपोज ये मेरा ब्लड है, सपोज ये मेरा ब्लड है. ब्लड में प्लाज्मा है 90, ब्लड सॉरी ब्लड आपका जो ब्लड है इसमें प्लाज्मा है 55%. प्लाज्मा क्या है? बेसिकली लिक्विड. आपका प्लाज्मा बेसिकली लिक्विड है. आपका प्लाज्मा क्या है? बेसिकली लिक्विड. लिक्विड है. आपकी जो सेल्स है वो 45% है. ये मान लो प्लाज्मा है, ये मान लो सेल है. वो भी अभी सारा मैं आपको डिफाइन कर लूंगा. समझ लेना बात को. प्लाज्मा जो मेरे ब्लड में है ना, इसमें दो चीजें आपकी आती है. क्या आती है? दो चीजें. समझ लेना बात. प्लाज्मा में. प्लाज्मा में आपकी दो चीजें आती है बेटा. एक हुआ आपका वाटर. क्या हुआ? वाटर. वाटर. और दूसरा चीज हुआ आपके प्रोटीन्स. प्रोटीन्स. एक्सीलेंट. प्रोटीन्स. क्या हुआ आपका? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स. अगर मैं वाटर की बात कर लूं तो वाटर की कितनी क्वांटिटी है आपके प्लाज्मा में? दैट इज 90 to 92%. दैट इज 90 to 92% क्वांटिटी आपके वाटर की है आपके प्लाज्मा में. और अगर मैं बात कर लूं प्रोटीन्स की कितनी क्वांटिटी है आपके ब्लड में, दैट इज ओनली 6 to 8%. बेटा कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? और रिपीट कर लूंगा. ब्लड मेरा दो चीजों का है, इसमें दो चीजें आती है. एक मेरा प्लाज्मा आता है और मेरे सेल्स आते हैं. प्लाज्मा की क्वांटिटी 55%, सेल्स की क्वांटिटी 45%. फिर मैंने बता दिया प्लाज्मा में दो चीजें आती हैं आपकी. एक तो आपका वाटर आता है और आपका प्रोटीन आता है. वाटर की क्वांटिटी है 90 to 92% और प्रोटीन की क्वांटिटी है 6 to 8%. ठीक. ये हमारा ऑक्सीजन है ना, वो हमारे प्रोटीन के साथ, मतलब प्लाज्मा वाले प्रोटीन के साथ बाइंड हो सकता है एज हीमोग्लोबिन के साथ, जो वो हमारे. और एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर लो. मैं बोल रही हूँ ये कि जो हमारा ये है ना ऑक्सीजन, हाँ. जब वो एल्वेओलस से आता है वो हमारे प्लाज्मा के प्रोटीन के साथ बाइंड हो सकता है. कहाँ वो हो जाता है ना हीमोग्लोबिन के साथ मतलब bind. वो इस वाले के साथ नहीं होता कुछ है. भी उसको सेल के सेल साथ काम है अपना. बस ठीक. सिर्फ 3% है आपके 3%, प्लाज्मा हाँ, के हाँ. साथ. 97% का काम अपने सेल्स के सेल साथ के है. साथ है, हाँ. ठीक है बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? No, कोई कंफ्यूजन है? बड़े आगे. अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहा है. अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहा है. कि अगर है ब्लड में प्लाज्मा है और अगर ब्लड में सेल्स है, ये कहां से आ गई ये सेल्स और ये प्लाज्मा कहां से आ कहाँ गया? से आया? क्वेश्चन है कि नहीं है? हाँ. समझ लेना बात को. एक्सीलेंट. इसने आधा जवाब दे दिया आपने. हाँ. अब समझ लेना चीज बेटा. सपोज पूरा समझ लेना. दिस इज माई इसोफेगस. दिस इज माई Esophagus. डायग्रामेटिक अप्रोच से समझाऊंगा यहाँ पर.
Suppose this is my stomach. Suppose this is my stomach. And suppose stomach is ultimately opening into my small intestine. ठीक है बेटा, अब मैं उतना डायग्राम में अच्छा नहीं हूं तो आप समझ लेना बात को, ठीक है, बात में क्या कर रहा हूं. और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन इसी के मैंने बना दिया. ठीक है बेटा, पूरा समझ लेना. जब मैं पानी पीता हूं, क्या पीता हूं? पानी. आधा पानी मेरे स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है. जो मेरा वाटर है ना, वो आधा स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है. आई मीन टू से एब्जॉर्ब पूरा पहले स्टमक डाइजेस्ट हो जाएगा पानी आपका. जो आपका पानी है डाइजेस्ट वो ऑलरेडी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लेकिन डाइजेस्ट हो जाता है. उसके बाद कहाँ चला जाएगा एब्जॉर्ब, उसको कौन कर लेगा वो भी बताऊंगा. आधा स्टमक में डाइजेस्ट हो जाएगा, आधा स्मॉल आपका जो पानी है वो आधा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, और आधा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में. लेकिन अल्टीमेटली जब ये तीनों चीजें इस पानी को पकड़ते है, लेकिन ये पानी कहाँ चला जाएगा? फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बाकी जगहों में चला जाएगा. ये पानी चला जाएगा आपके ब्लड में. यही पानी चला जाएगा आपके, और यही वो पानी है, ये 90 to 92% जो आपको सारा पानी अब ब्लड में मिल रहा है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को वहां पर दे रहा है. ठीक. तो जब इंसान डूब जाता है पानी में, तब क्यों नहीं वो उसके साथ मैचअप करता है? और वो पानी पीना और वो पानी और ये कहाँ सेम है? वो पानी जो वो आपके एक्सेसिव अमाउंट में हो जा रहा है आपके अंदर. हमारा अगर मैं यहाँ पर भी नॉर्मल सा पानी 5 ग्लास इकट्ठे, जितनी मेरी सख्त ही नहीं है पीने की, मैं जो फट जाऊंगा वहीं पर, मेरे स्टमक ही बर्स्ट हो जाएगा. अगर मैं 10-15 गिलास इकट्ठे पीऊं, सिमिलरली जब वो पानी में ही अंदर चला जा रहा है, हर एक जगह से उसको पानी अंदर जा रहा है, तो वो कहाँ जिंदा बचेगा? वो जो उसको ऑक्सीजन लेने की सख्त ही नहीं रहेगी. हमारे इस्लाम ने भी जो बोला है कि पानी दम में पिया करो, 3 घूंटों में पहले पानी पिया करो, है कि नहीं है? शाबाश. तो ये सारा पानी जो अब है, जो आपके स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पर जो डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, वो कहां पर अल्टीमेटली जा रहा है? ब्लड में जा रहा है. तो यहीं से तो आपका आया ना कॉन्सेप्ट कि वाटर में, प्लाज्मा में जो आपका 90 to 92% वाटर वो कहां से आ गया, और अल्टीमेटली वो सारा कहां पर है? आपके ब्लड में ही है. समझ में आ रहा है बेटा? ओके. उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि हमारी बॉडी में कुछ लॉन्ग बोन्स होती है. क्या होती है? समझ लेना बात को. हमारी बॉडी में कुछ लॉन्ग बोन्स होती है, जो एंड्स पर पोरस होती है. उसमें पोरस होते हैं, यहां पर भी, यहां पर भी. और इन पोरस को हम बोलते हैं एज रेड बोन मैरो. क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो, वो भी है रेड बोन मैरो. और जो इसके बीच में ये खाली सी जगह होती है, ठीक है बेटा, इस खाली सी जगह को हम बोलते हैं येलो बोन मैरो. येलो बोन, समझ लेना कॉन्सेप्ट यहां पर. जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, तब उसकी बॉडी में जो ये बोन मैरो होती है, वो पूरी तब रेड कलर की होती है. अच्छा, पूरे मतलब येलो भी तब रेड होता है. ओके, ठीक. और जब आहिस्ता आहिस्ता एक बच्चे की एज बढ़ती जा रही, जब वो 20 to 25 की एज में आ जाएगा, तब उसका ऊपर और नीचे वाला सिर्फ रेड हो जाता है, बीच में आपका येलो हो जाता है. इस येलो का कोई काम नहीं होता. लेकिन अब और एक पॉइंट समझो यहाँ पर. अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें ब्लड लॉस बहुत ही ज्यादा है, आपकी बॉडी मजबूर कर लेगी इस बोन मैरो को जल्दी जल्दी सेल्स बनाने के लिए. जल्दी जल्दी क्या बनाने के लिए? याद रख लेना, तब आपकी येलो ब्लड, जब आपकी येलो बोन मैरो भी कन्वर्ट हो जाएगी इन द रेड बोन मैरो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मोर सेल्स. ओके, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड पे भी किन खाली एक्सीडेंट के टाइम पर येलो बोन मैरो हाई ऑल्टीट्यूड के टाइम आपका किडनी वहां पर इराइथ्रोपोइटिन करेगा सेक्रेट, सो दैट कि वो बोन मैरो को स्टिमुलेट कर लेगा. यहाँ पर एक्सीडेंट के टाइम येलो बोन मैरो भी आपका रेड ही बन जाएगा, सो दैट कि मोर सेल्स वहां पर बन जाए. एनिमल्स भी होते हैं ना कि जब उनकी हड्डियां तोड़ते हैं नजर आता है रेड.
वो अलग बात है, बट मैं अभी आपको ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर येलो बोन मैरो भी कन्वर्ट हो जाएंगे रेड में इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मोर ब्लड सेल्स। तो कहाँ से ये सेल्स आ गई अब? हमारे इसमें से ब्लड बोन मैरो से। एक्सीलेंट, जो सेल्स हमारी है वो सारी आ गई हमारी बोन मैरो से। और वो किस वाले बोन मैरो से आ गई? वो आपके रेड बोन मैरो से आ गई। और इतना याद रखना है, एक्सीडेंट के टाइम सिर्फ एम्स के एग्जाम में मत नहीं क्वेश्चन आ सकता है, एक्सीडेंट के टाइम सिर्फ येलो बोन मैरो कन्वर्ट हो जाएगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मोर सेल्स। तो बता दीजिए पहले मुझे आप, क्या आपको ब्लड में, मैंने जो अभी एक ही बात उठाई, ब्लड में दो चीजें हैं, एक तो प्लाज्मा है और सेल्स है। प्लाज्मा 55%, सेल्स 45%। प्लाज्मा में दो चीजें वाटर और प्रोटीन्स। क्या पहले आपको ये चीजें समझ में आ गई कि वाटर और प्रोटीन्स कहां से आ गए? नहीं, आपको इतना सिर्फ समझ में आ गया वाटर कहां से आ गया। प्रोटीन जो आपके, ये आपके लिवर से आ जाते हैं। कहां से आएंगे अभी मैं समझाऊंगा ना, एक एक प्रोटीन कहां से आ जाएगा। एक आधा दो प्रोटीन लिवर से आते हैं और एक प्रोटीन आपका डब्ल्यू ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल आपको इसको दे रहा है। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? और जब मैंने सेल्स की बात कही तो मैंने बोल दिया कि वो आपके बोन मैरो से आ रही है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? क्या कोई कंफ्यूजन है इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड? कोई भी आगे बढ़ो मैं। ये जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो उसके साथ उसका जो ब्लड होता है ना, वो बड़ा ना, वो थोड़ा वो स्लाइम जैसा होता है। स्लाइम जैसा नहीं, मतलब बहुत, एक तो डार्किश रेड होता है, मतलब थोड़ा ब्लैकिश भी लगता है कभी कभी। और उसको जैसे ना वो लाइन ऐसे से उठता है ऊपर ऊपर से, ऐसे कुछ मतलब ना वो ऐसे होता है। वो बेसिकली फिर उसके बाद देखो क्या, वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। सही, मैं आपको बताऊंगा ना बेसिकली क्लॉटिंग के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बेटा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ लेना बात को। ये जो मेरे प्रोटीन इसमें होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन्स। देखो प्लाज्मा भी का कंसेप्ट वाटर तक कंप्लीट हो गया, अब है मसला प्रोटीन्स का। ये मैंने बोला लिवर से आते हैं, बट मसला है कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं। समझ लेना बात। आपके प्रोटीन, आराम से ये नीट के एग्जाम में डालेगा क्वेश्चन, आपके प्रोटीन 3 किस्म के होते हैं, 3 टाइप्स के आपके प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप्स के। एक को बोलते हैं हम एज एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन। ठीक है बेटा। दूसरे को हम बोलते हैं एज ग्लोब्युलिन। ग्लोब्युलिन। तीसरे को बेटा हम बोलते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन। समझ लेगा बात। ये जो आपका एल्ब्यूमिन होता है, ये आपका लिवर फॉर्म करता है। कौन बनाता है? ये आपका लिवर फॉर्म कौन कर लेगा? ये आपका लिवर, हाँ, एल्ब्यूमिन आपका लिवर करेगा फॉर्म। ठीक है बेटा, समझ लिया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ग्लोब्युलिन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप्स के। एक को हम बोलते हैं अल्फा ग्लोब्युलिन। ठीक है बेटा। दूसरा होता है बीटा ग्लोब्युलिन। ठीक है बेटा। तीसरा होता है गामा ग्लोब्युलिन। क्या होता है? अल्फा ग्लोब्युलिन और बीटा ग्लोब्युलिन जो आपका होता है, ये आपका लिवर बनाता है। कौन फॉर्म करता है? मतलब ये एल्ब्यूमिन को हेल्प करता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप समझ लेना बात को, क्या ग्लोब्युलिन करेगा, जितना मैं आपको बताऊंगा आप समझ लेना होगा। अल्फा ग्लोब्युलिन, बीटा ग्लोब्युलिन कौन फॉर्म कर लेगा? हमारा लिवर। जो आपका गामा ग्लोब्युलिन है, ये आपका फॉर्म कर लेगा आपकी डब्ल्यू ब्लड सेल्स, WBC। और WBC की एक खास सेल जो आपकी अल्फा ग्लोब्युलिन बनाएगी, दैट इज टू बी कॉल्ड एज प्लाज्मा सेल। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्लाज्मा सेल, उसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल। जो ये यहाँ पर आपकी अल्फा ग्लोब्युलिन बनाएगी, ये बेसिकली आपकी एंटीबॉडीज होती है। क्या होती है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का मतलब होता है जो आपकी इन्फेक्शन के साथ लड़ेगी यहाँ से। तो हम जब बोलते हैं हमारे इन्फेक्शन के साथ जो इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट करवाते हैं ब्लड व्हाइट ब्लड सेल को, ओ भाई निकलो आप, वो बेसिकली कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं? हमारे अल्फा, हाँ, प्लाज्मा सेल्स, यानी हमारे अल्फा ग्लोब्युलिन प्रोटीन बेसिकली उनमें वहां पर हो जाता है। गामा ग्लोब्युलिन प्रोटीन हमको वहां पर होता है बेटा बेसिकली। तो आ गया ग्लोब्युलिन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ? कोई कंफ्यूजन है? कोई मतलब ये नहीं होता इधर हीमोग्लोबिन के पास प्रेजेंट? क्या कौन नहीं होता हीमोग्लोबिन के पास प्रेजेंट? ग्लोब्युलिन कहा? मैं बता रहा हूँ आपका जो ये गामा ग्लोब्युलिन है ना, यही बेसिकली वहां पर, हाँ, व्हाइट ब्लड सेल, हाँ, एक्सीलेंट, शाबाश। आपका जो फिब्रिनोजन है,
ये भी आपका लिवर रिफॉर्म कर देता है। क्या करता है? लिवर फॉर्म। लिवर फॉर्म कर देता है ये प्रोटीन। ठीक है, इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। ओके। इसी का काम होता है ब्लड क्लॉट कर लेना। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ था डाइजेशन में कि अल्टीमेटली जो आपका विटामिन वी के बन जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, जो बैक्टीरिया में सिंथेसाइज करवाते हैं, वो बेसिकली स्टिमुलेट करवाता है आपके लिवर को इन ऑर्डर टू सेक्रेट द थ्रोम्बिन इन द एयर। और वो थ्रोम्बिन भी पहले अपने क्या उसको बोलते हैं डीएक्टिव स्टेट में हो जाता है और उसके बाद अपने एक्टिव स्टेट में आते हैं। दो कंडीशन, एक तो होता है पहले हीमोस्टैसिस यानी उसके इर्द गिर्द जाना, पहले प्राइमरी हीमोस्टैसिस हो जाता है, फिर सेकेंडरी हीमोस्टैसिस हो जाता है, सो दैट कि वो वहां पर पूरी तरीके से आपके ब्लड को क्लॉट कर ले। बेटा समझ में आ गई ये बात कि नहीं? तो ब्लड क्लॉट करने के लिए जो प्रोटीन आपके लिए जरूरत होता है वो कौन होता है? आपका फिब्रिनोजन। वो आपका फिब्रिनोजन होता है। समझ लेना इस बात को, समझ लेना इस प्रोटीन के रिलेटेड इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर समझ लेना। बोलो कहीं पर कोई कंफ्यूजन है? नहीं। कोई डाउट है? कोई डाउट है? और बता रहा हूँ, कोई डाउट है? बढ़ में आगे? शाबाश। तो इसका मतलब है ब्लड को भी पहले मैंने समझा दिया ब्लड है क्या, उसके बाद में गया प्लाज्मा में। कहां पर गया? समझा दिया प्लाज्मा होता क्या। उसके बाद प्लाज्मा में गया वाटर, बोला मैंने आपको ये भी वाटर कहां से आ रहा है, कितनी परसेंटेज वाटर की आपके ब्लड में है। फिर ये भी समझा दिया मैंने प्रोटीन्स कितने किस्म के होते हैं और हर एक किस्म को अलग अलग से डिफाइन कर दिया, जो नीट के एग्जाम में वो फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन। अब जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो गए, अब मैं जाऊंगा इसके बाद आपकी सेल्स। शाबाश। देखो बेटा पूरा कंसंट्रेट कर ले। आपकी सेल्स जो ब्लड में होती है, पहले उनकी जो मात्रा है दैट इज 45%। यानी वो कितने होते, परसेंटेज क्या है, कितनी है बेटा? 45। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, शाबाश। सेल्स आपकी 3 किस्म की होती है। क्या होती है? 3 किस्म की। 3 किस्म। एक को बोलते हैं हम आरबीसीज। क्या बोलते हैं? आरबीसीज। दूसरे को हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी और तीसरे को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। जो बेटा आपके रेड ब्लड सेल्स होती है, इनका जो दूसरा नाम है जिसमें कॉल इज एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? एरिथ्रोसाइट्स। एज द वर्ड सजेस्ट्स, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। क्या होता है? रेड। और साइटस, इन साइट्स का मतलब होता है सेल। कोई भी सेल बेसिकली कलर्ड नहीं है, कोई भी सेल बेसिकली कलर्ड नहीं होती है। कोई भी सेल, हर एक सेल व्हाइट कलर की होती है। बट मुझे बता दिए ये फिर रेड ब्लड सेल किसको क्यों मर गया नाम? रेड ब्लड सेल को ही बोलते हैं ना एरिथ्रोसाइट्स। मैं बता रहा हूं ये रेड क्यों आ गया इसमें नाम। ये इसलिए आ गया क्योंकि रेड ब्लड सेल में आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन खुद अपना आप उसका रेड कलर होता है, इसलिए इस सेल का रेड कलर आपका ब्लड का सेल है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। आया समझ बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े, शाबाश। आपकी जो डब्ल्यू ब्लड सेल होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है, इट इज टू बी कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। इनको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। इसीलिए आपका जो ये होता है ना यूरिन का टेस्ट, वहां पर पहले ही वो दिखाता है एरिथ्रोसाइट्स की क्वांटिटी कितनी है, ल्यूकोसाइट्स की क्वांटिटी कितनी है, आपके ब्लड प्लेटलेट्स की क्वांटिटी, वो सारा दिखा लेता है वहां पर। तो ल्यूको एज द वर्ड सजेस्ट, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। क्या होता है बेटा? व्हाइट। शाबाश। साइटस का मतलब होता है सेल। तो ये एक ऐसी सेल्स होती है जिनका कलर व्हाइट होता है। जिनका कितना आसान, इसके बाद क्या आसान बनाऊंगा आप ही बोलो, आप इसके बाद मुझे कितना आसान बनाना है इसको। जो प्लेटलेट्स आपके होते हैं, क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। इन प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो बेटा आपको आपके थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, आप बताओगे ये रेड ब्लड सेल तो सुना है, व्हाइट ब्लड सेल तो सुना है, प्लेटलेट्स क्या है? ये बेसिकली आपकी बोन मैरो की एक सेल फट जाती है, उसके पार्ट्स का नाम पड़ गया प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स इज बेसिकली द पार्ट्स ऑफ द सेल।
ये है क्या, पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल है। ये किसी को करवाते हैं ना कभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो कैसे होता हाँ वो अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक, वो हम अलग देख लेंगे, ठीक है बेटा। और जिसमें मतलब खुदा ना खास्ता ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बोन मैरो, ट्रांसप्लांट? वो ये बहुत ही बेटा मतलब उसके लिए मुश्किल चीज़ है, क्योंकि विदिन इसमें भी हो सकती है, विदिन कुछ ही टाइम डेथ हो सकती है बोन मैरो की, क्योंकि जब आपकी रेड ब्लड सेल ही नहीं होगी, आपको ऑक्सीजन कौन वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ये भी बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बॉडी में है। फिर ट्रांसप्लांट कैसे करवाते हैं उसका वो अलग टॉपिक। तो सेल्स की जब मैं बात कर लूंगा तो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल को बोलते एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स की कितनी क्वांटिटी होती है, यानी जो आपकी सेल्स की, एक मिनट सुनो, सेल्स आपकी 45% है, उसमें एरिथ्रोसाइट्स कितने होते हैं, 44% आपके पीछे एरिथ्रोसाइट्स ही होते हैं। हाँ, क्योंकि इसका तो काम ही ट्रांसपोर्ट कराना। 44% आपका इसमें एरिथ्रोसाइट्स ही होती है, और डब्ल्यू ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को मिलाकर आपका 1% है। कितना होता है, 1%। मतलब ये WBC 1% ही होता है जो बाकी बैक्टीरिया को मार देता है। हाँ वो मैं समझाऊंगा ना आपको, क्या मतलब क्या समझ आ। सपोज अगर मैं लूंगा 1 mm क्यूब ऑफ क्यूब लूंगा मैं, सपोज 1 mm क्यूब, ये एक क्यूब लूंगा मैं, डब्बा लूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है बेटा, दिख रहा है आपको आराम से। इस 1 mm क्यूब के डब्बे में सपोज अगर मैं ब्लड को डालूंगा, किसमें डालूंगा, ब्लड को। इसमें सपोज अगर मैं डालूंगा ब्लड को, किसमें, क्या डालूंगा इसमें, ब्लड को, तो देखा गया है कि 1 mm क्यूब के डब्बे में जो इसमें ब्लड है उसमें 5 to 5.5 मिलियन एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये मैं आपको लिखवाऊंगा यहां से, ये मैं आपको यहां से लिखवाऊंगा। और एक बार रिपीट कर लूंगा, जो आपके 1 mm क्यूब का जो मैंने डब्बा बना लिया, अगर इसमें ब्लड डाल दूंगा, इसमें 5 to 5.5 मिलियन RBCs होते हैं, यानी 50 लाख से लेकर 55 लाख इसमें क्या होते हैं, 50 to 60 लाख इसमें आपकी RBCs इसमें होती है 1 mm क्यूब ब्लड में। बेटा समझ में आ रहा है। अगर मैं इसी 1 mm क्यूब के डब्बे की बात करूं जिसमें मैंने ब्लड डाला है, इसमें सिर्फ 6 to 8,000 WBCs होती है, बस WBCs होती है। अगर मैं इसी 1 mm क्यूब के ब्लड की बात कर लूं जो मैंने डब्बे में डाला है, इसमें 1.5 to 3 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। बेटा समझ में आ गया। कोई डाउट है यहाँ पर, कोई डाउट है कहीं पर, कोई डाउट है तो आरबीसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर, डब्ल्यूबीसी का भी। फिर मैंने ये भी बताया कि किसकी क्वांटिटी कितनी होती है, वो भी मैंने सारा यहाँ पर आपको क्लियर करवा दिया। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, बढ़े आगे बढ़े आगे। तो अगर मैं थोड़ा सा रिकैपिटुलेट कर रहा हूँ हमारा टॉपिक, तो मैंने बोला ये सारा करवाता है ब्लड ही ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है हमारा। और अगर मैं इस ब्लड की बात कर लूँ तो इस ब्लड में कौन कौन सी चीजें हमारी आती है, प्लाज्मा, वो तो हो गया ट्रांसपोर्ट करवाना, दो चीजें, एक हमारा प्लाज्मा और हमारा सेल्स। प्लाज्मा में दो, प्लाज्मा 55%, सेल्स 45%। जो अब मेरा ये प्लाज्मा है इसमें दो चीजें आती है, एक को बोलेंगे वाटर, दूसरे को बोलेंगे सेल्स, सॉरी दूसरे को बोलेंगे प्रोटीन। जो मेरा वाटर है वो बेसिकली 90 to 92% है, ठीक है। आता कहां से है, डाइजेस्टिव सिस्टम से आ जाता है, वहां पर एब्जॉर्ब होकर। अगर मैं बात कर लूं अपने प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन सिर्फ 6 to 8% है। तीन किस्म के प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है। अगर मैं एल्ब्यूमिन की बात कर लूं, इसको लिवर फॉर्म कर लेता है। अगर मैं क्या इसको बताते हैं ग्लोबुलिन की बात, अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा लिवर फॉर्म कर देता है। और ग्लोबुलिन का गामा ग्लोबुलिन का काम होता है एंटीबॉडी, वो डब्ल्यूबीसी बनाते हैं। प्लाज्मा सेल होती है उसको बनाती है, उसका काम होता है एज द एंटीबॉडी काम कर, टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस काम करेगा। अगर मैं तीसरी बात कर लूं रिलेटेड टू योर फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन जो मेरा होता है ये इसको भी लिवर फॉर्म करता है, इसका भी काम होता है ब्लड क्लॉट कर लेना।
आ गया बेटा समझ। उसके बाद जब मैंने सेल्स की बात कर ली तो मैंने बोला सेल्स कौन फॉर्म कर लेगा, ये मेरा बोन मैरो करेगा। ये लॉन्ग बोन्स होती है, उसी में एंड के पुर्स को बोलेंगे रेड बोन मैरो, बीच वाली को बोलेंगे येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो होती है यही हर एक किस्म की सेल वाले वो ब्लड, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स होंगे। और येलो बोन मैरो तब काम कर लेगी जब कभी खुदा खासा एक्सीडेंट हो सकता है। और ये भी मैंने बताया कि 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड में डब्बे में अगर उसमें हम ब्लड डालेंगे तो उसमें आरबीसी होगी 5.5 मिलियन, उसमें डब्ल्यूबीसी होंगी 6 to 8,000, उसमें आपकी प्लेटलेट्स होंगे 1 to 3 लाख। बेटा कोई डाउट? आगे बढ़ो, मैं बढ़ो शाबाश। हाँ, अगर हमारा WBC और प्लेटलेट्स सेम ही होता है 1% होता है, हाँ। तो इधर पे क्यों हमारे को ज्यादा आ रहा है प्लेटलेट्स और WBC का? परसेंटेज है 1%, ये सेम नहीं है कि इसका भी 1 इसका भी 1। नहीं मतलब ये मान लो 1% में भी ज्यादा है प्लेटलेट्स ही। अच्छा ठीक है, मतलब 0.8 कम है, हाँ, व्हाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं। ठीक। आगे बढ़े बेटा, हाँ। शाबाश। अब हम बात कर लेंगे हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी बात कर लेंगे? लिम्फ क्या होता है? मैं बोलूंगा ना लिम्फ और ब्लड में क्या फर्क होता है। ये दोनों में एक एक, आप डरो मत, ये एक एक चीज में मुझे पता है मुझे कहां पहुंचाना है आपको। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो एक एक पॉइंट आपकी किताब में लिखा है ना, जब तक कि एक एक पॉइंट क्लियर कर होगा ना तब तक मैं कहीं नहीं भागूंगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी 3 चीजें आती है। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या समझेंगे हम, वो क्या होता है, और ह्यूमन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं किसमें, लेकिन ह्यूमन में। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है एक सिस्टम, एक ऐसा जिसमें सारी चीजें आ जाती है जिसकी वजह से हमारा कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपकी 3 चीजें बेसिकली आती है। क्या आती है? 3 चीजें। इसमें तो पहला ही आपका हार्ट आता है, जो हमको अलग पढ़ना है, जो आपको अलग पढ़ना है। इसमें आपके ब्लड वेसल्स आते हैं, इसमें आपके ब्लड वेसल्स आते हैं, और इसमें आपका ब्लड आता है, ओके, और इसमें आपका ब्लड आता है। किसमें आता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो इसमें ये 3 चीजें आती है। और एक पॉइंट समझ लेना यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले समझने को आपको यहाँ पर, वो ये चीज है कि अगर मैं सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, ये अलग टॉपिक है, और ये पहले इसको मैं अभी टच कर रहा हूँ इसके साथ, बट पहले ये टॉपिक समझ लेना। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, किसकी? सर्कुलेटरी सिस्टम। दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म की अगर मैं देखूंगा तो सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम 2 किस्म के होते हैं। एक हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या हो गया? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा हो गया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा क्या हो गया? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक तो हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा हो गया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप बताओगे सर, अब बता दीजिए इन दोनों में फर्क है क्या? देखो बेटा क्या फर्क है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें आपका जो हार्ट है, उस हार्ट हमेशा करता है एक्ट एज द मोटर, यानी इसको पंप कर लेगा ब्लड को। क्या कर लेगा? पंप कर लेगा। जब ये इस ब्लड को पंप कर रहा है और इस ब्लड को आगे बढ़ा, आपका पंप कर रहा है, आपका मोटर की तरह काम कर रहा है आपकी हार्ट। अब इस ब्लड को कहां जाना है? सेल्स के पास, टिश्यूज के पास, इसको टिश्यूज यानी सेल्स के पास को जाना है। इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हार्ट से आपका ब्लड जो है वो चला जाएगा आपके टिश्यूज में, इसके वक्त इस काम क्या करने के, आपका जो ब्लड है, आपका जो ब्लड इसको यहाँ पर आपका जो ब्लड यहाँ पर चला जा रहा है, आपका ब्लड जो यहाँ पर चला जा रहा है, ये डायरेक्टली मीट कर रहे हैं आपके सेल्स के साथ। डायरेक्टली आपके सेल्स के साथ मीट कर रहा है, यानी किसी पर्टिकुलर रास्ते से ये नहीं जाता है, ये डायरेक्टली आपके सेल्स के साथ मीट कर लेता है। यानी मैं ऐसे बताऊं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके साथ जो ये हमारा ब्लड होता है, जो आपका पंप कर रहा है, आपका कौन? हार्ट। जिस ब्लड में फिर उसके लिए ग्लूकोज हो, उसके लिए ऑक्सीजन हो, उसको जाना है ना टिश्यू सेल्स के पास, बट उनमें
को उनमें जो ब्लड है ना वो ब्लड डायरेक्टली चला जाएगा आपकी सेल्स के, वो ब्लड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद सेल, ब्लड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद सेल्स। विद सेल्स जो आपके ये कहाँ पर देखा जाता है आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे मोलस्कस होते हैं उनमें ये दिखा, वहाँ पर भी वो होती है ना, उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन। हाँ एक्सीलेंट, वहाँ पे जब मैंने पढ़ाया था आपको। तो ऐसे लोअर एनिमल्स, एग्जांपल क्या लिखूंगा, लोअर एनिमल्स, मोलस्कस, लोअर एनिमल्स जो भी है उनमें क्या होता है, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन बेटा एक डिसएडवांटेज है इसकी, वो ये चीज है, आप समझ लो कि पाइप है, क्या समझ लो, अगर वाटर, अगर पानी में लगा रहा हूँ किसी चीज पर, सीधे ऐसे जग से निकाल रहा हूँ, लगा रहा हूँ पानी, और अगर मैं पाइप से आप पानी लगाऊंगा, प्रेशर कहाँ पर ज्यादा बनेगा, पाइप में? नहीं, पाइप से। एक्सीलेंट। जग से तो आप प्रेशर से फेंकोगे। कहाँ, जग से मैं ऐसे लगाऊंगा पानी, यानी एरिया उसका ज्यादा है, प्रेशर पाइप एक बहुत ही एक पर्टिकुलर नैरो, उसमें से प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर ओपन सर्कुलेट, अगर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की डिसएडवांटेज है कि प्रेशर यहाँ पर कम बन रहा है, लेस प्रेशर। यहाँ पर आपका प्रेशर जो है वो बहुत ही कम बन रहा है, ये इसकी बड़ी डिसएडवांटेज है इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। और अगर मैं आप क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लूं, बस इतना आपको पहले ओपन सर्कुलेटरी समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? सो ब्लड डायरेक्टली जो होता है इन कांटेक्ट, अब मैं समझाऊंगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी जो हमारे ह्यूमन्स में होता है। अब यहाँ से आपकी कहानी अच्छी है, ये समझ लेना पूरी तरीके से क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देख लिया हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड होता है, अब हमको पढ़ना है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। समझ लेना बेटा इसको, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ लेना इस टॉपिक को, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है समझ लेना बेटा, समझ लेना। हाँ, हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे मीडियस्टिनम के पास हमारा हार्ट, यानी इन शॉर्ट आई मीन टू से कि हमारा हार्ट लंग्स के बीच में। जो भी कोई बोलता है हार्ट लेफ्ट पे होता है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि एक्यूरेसी ऑफ द पल्पिटेशन इज बेसिकली हाई इन द, याद रखे ना आदमी का हार्ट राइट हैंड साइड में होता है, एंड दैट कंडीशन इज टू बी कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये इंसान भी अपनी जिंदगी वैसे ही जिएगा जैसे आप जियोगे, बट इतनी अगर हम एनाटॉमिकली अगर हम देख लेंगे, इसके जो हमारे ऑर्गन्स राइट हैंड साइड में, इसके वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। मतलब उसका लेफ्ट साइड ज्यादा पल्पिटेट नहीं करता, जैसे हमारा लेफ्ट साइड करता है, उसका राइट साइड से कर लेगा। एक्सीलेंट। यानी इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। एम्स के एग्जाम में आता है, क्वेश्चन डालेगा, नीट में ही नहीं डाल सकता है, ठीक है बेटा। इसमें एक प्रॉब्लम कभी देखी जाती है इनमें बचपन के दौर में, जिसमें ये डेक्स्ट्रोकार्डिया की कंडीशन होती है कि इसमें एंटीबॉडीज कम बन जाती है, इसमें एंटीबॉडीज जिसकी वजह से ये थोड़ा प्रोन होता है टू इन्फेक्शंस, इसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा प्रोन होता है टू द इन्फेक्शंस, एंड द कंडीशन इज टू बी कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। बट इन जनरल हमारा हार्ट कहां पर प्रेजेंट होता है, बीच में, कॉल्ड इन द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज मीडियस्टिनम में प्रेजेंट होता है। तो समझ लो आप, ये मेरा हार्ट है, ये क्या है, मेरा हार्ट है। ये मेरा हार्ट है। हार्ट का काम क्या है, पंप कर रहे हैं ब्लड। बट मैंने बता दिया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द सेल्स नहीं आएगा। ओपन में डायरेक्टली आता है ना ब्लड कांटेक्ट विद द सेल्स में, क्लोज्ड में नहीं डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद, नहीं मैं क्लोज्ड की बात कर रहा हूँ ना। आपका जो ब्लड इज नॉट डायरेक्ट कांटेक्ट विद सेल्स, ब्लड इज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद सेल्स, इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद सेल्स।
आपका ब्लड जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ जाएगा, एक तो ये बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस क्लोजर की, यहाँ पर आपका प्रेशर हाई बन जा रहा है, यहाँ पर आपका प्रेशर हाई बन जाता है, क्योंकि अभी दिखाऊंगा ना कहाँ कहाँ से ब्लड आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर मुझे क्योंकि इसी वजह से वो आराम से मेरे ब्रेन तक, पैरों तक, हर एक जगह पार्ट ऑफ ये ब्लड चला जाएगा। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से। देखो क्या हो जाता है, ये मेरा हार्ट है, हार्ट से क्या निकल, हार्ट क्या पंप कर रहा है? ब्लड को एक्ट कर रहा है एज अ मोटर की तरह। यहाँ से मेरा ब्लड आ रहा है, यहाँ से। एक्सीलेंट, शाबाश शाबाश। यहाँ पर मेरी ब्लड वेसल होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल। और जिस ब्लड वेसल के जरिए से जो मेरा ये ब्लड यहाँ से आ रहा है, इसको हम बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? एक्सीलेंट, आप बहुत अच्छी लड़की हो। आर्टरी, इसको हम बोलते हैं आर्टरी को। आर्टरी के जरिए से मेरा क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। यानी आर्टरी को आर्टरी बोलो या ब्लड वेसल को, जिस ब्लड वेसल से हमारा ये ब्लड आ रहा है, ये थिन होती है, इस यहाँ से इसको बोलते हैं आर्टरी। ठीक है बेटा, ये इस ब्लड वेसल को किस पे अब चला जाना है? हमारे टिश्यूज में, हमारे ऑर्गन के टिश्यूज के सेल्स में चला जाए। सपोज दिस इज माय ऑर्गन हियर, सपोज दिस इज माय, कोई भी ऑर्गन है आपकी बॉडी का, ठीक है? इस ऑर्गन के अंदर टिश्यूज होंगे, और इस टिश्यूज के अंदर सेल्स होंगी, जहां पर इसको असली काम कर लेना है। सपोज ये मेरी सेल है, सपोज ये मेरी सेल है। इस सेल में किसको चला जाना है? हमारे ब्लड को। हमारी एक समझो ब्लड बेसिकली क्या ट्रांसपोर्ट करवा रहा है? हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है हीमोग्लोबिन को भी आप छोड़ो ना, यानी ब्लड मेरा न्यूट्रिएंट्स वहां ले रहा है। ब्लड मेरा न्यूट्रिएंट्स वहां ले रहा है सेल के पास। ब्लड ग्लूकोज ले रहा है वहां पर। ब्लड मेरा क्या इसको बताते हैं? ऑक्सीजन वहां पर ले रहा है। ग्लूकोज कहाँ से लेगा? ग्लूकोज तो ऑलरेडी प्रेजेंट है कि ग्लूकोज भी ले जाएगा। जो देखो बेटा, जो आपका जो ऑक्सीजन है ना, या आपका जो ग्लूकोज है ना, उसको पहले डाल देना। सॉरी, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, आपका ऑक्सीजन डालना है ना सेल में, ब्लड डाल देगा। आप मान लीजिए यहाँ से मेरा ऑक्सीजन आ रहा, यहाँ से मेरा ब्लड आ रहा है ब्लड वेसल्स में, ठीक है? जब ये यहाँ पहुंचेगा ना, ये ब्लड वेसल जो यहाँ पर जो ब्लड वेसल आपकी है, अब यहाँ से ब्लड डायरेक्टली नहीं चला जाएगा कि सेल्स में, इसको मतलब कांटेक्ट में होना ही है। ये आ जाएगा थिन ट्यूब्स के जरिए से, ताकि वो बाकी सेल्स तक पहुंचे। क्या आ जाएगा? थिन ट्यूब्स के जरिए से। इन थिन ट्यूब्स को हम बोलेंगे कैपिलरी। क्या बोलेंगे? ब्लड कैपिलरीज। हाँ, कैपिलरी, जहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। यानी ब्लड ने वहां से लाया होगा ऑक्सीजन को, वो डाल देगा वो सेल में, कोई सेल को जरूरत है। सेल में से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो दूसरी कैपिलरी से जाएगा, वो इसी कैपिलरी से वापस चला जाएगा। बट कहाँ वापस चला जाएगा? हमारे ब्लड वेसल में। और नहीं, क्या हो गया आपको? वापस कहाँ चला जाएगा? अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरा है, वो आ जाएगा, और इसको ले लेगा, वो आ जाएगा, वो निकलेगा यहाँ से। अच्छा, हाँ, इसको हम बताते हैं वेन। वेन मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, और वेन मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा मेरे हार्ट के पास। और एक बार समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट, समझ लेना, पहले समझ लेना बात को, क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बेटा। ये मेरा हार्ट है, हार्ट से आ रही है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या अपने साथ ला रही है? ऑक्सीजन को। चल रहा है ऑक्सीजन, ब्लड मेरा नीचे, बट यहाँ पर ब्लड है ना, ब्लड यहाँ पर ब्लड वेसल जो आर्टरी है, वो डिवाइड हो रही है स्मॉल ट्यूब्स में, उनको बोलेंगे कैपिलरी। यानी कैपिलरी भी में मेरा ब्लड है, ब्लड में मेरा ऑक्सीजन है, हाँ, ब्रांचेस जैसे। अब जो ब्लड है ना यहाँ पर क्या है? ब्लड। अब ब्लड खुद नहीं निकलेगा यहाँ पर और डालेगा ऑक्सीजन को, ब्लड में से यहाँ पर एक फ्लूइड निकलेगा बाहर। क्या निकलेगा? फ्लूइड निकलेगा। इस फ्लूइड को हम बोलेंगे, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस फ्लूइड को हम बताते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहां से निकलेगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपके ऑक्सीजन होंगे, और वही ऑक्सीजन चला जाएगा यहाँ पर, और से इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब हमारे फ्लूइड में चला जाएगा, व्हिच इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और उसके बाद चला जाएगा हमारी सेल्स में। ये मतलब यही फ्लूइड उनको ले जाएंगी सेल्स में। और जब सेल वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देगी ना वापस, यही कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा इस ब्लड वेसल में, बट अब यहाँ से नीचे से निकलेगा। इसको हम बताएंगे वेन, जहाँ से अभी निकल रहा है वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
और अल्टीमेटली वापस को कहाँ चला जाएगा, हार्ट कहाँ लेगा इसको वापस, क्या उसको बताते हैं कि हार्ट उसको वापस अल्टीमेटली ले जाएगा ब्लड कैपिलरी के पास, जो यहाँ पर एल्वेओलाई के पास, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस चला जाएगा, ऑक्सीजन को अंदर लेगा, ऐसे ये मरने के दम तक ये साइकिल कंटिन्यूअसली रहेगा। तो कहने का मुद्दा और मस्त यहाँ पर ये चीज़ है कि फ्लूइड जो मेरा है, दिस इज बेसिकली योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो येलोइश होता है कलर में, क्या होता है, बट यहाँ पर भी एक कंसेप्ट है, यहाँ पर भी एक जो एम्स के एग्जाम है, नीट के एग्जाम में वो फ्रेम कर लेगा वो क्वेश्चन, वो है क्या, उसके लिए पहले मैं आपको यहाँ पर, आपने ये उतारा ना यहाँ पर, अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिमाग में रख लेना है, क्या रख लेना है, बस ये एक कॉन्सेप्ट, इसके साथ मैं वाइंड अप करूँगा आज का टॉपिक ही, वो ये चीज़ है कि जब मेरा ब्लड जो मेरा है वो अब इस कैपिलरी में यहाँ पर है, ब्लड में से एक फ्लूइड निकल रहा है, बट ये ब्लड इसको बताएगा भाई इतना इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहां पर मत निकालो, आप कम ही निकाल देना, आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो थोड़ा कम निकालना। क्यों कम निकालना, सो दैट कि जो ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड के प्लाज्मा में वाटर और प्रोटीन की क्वांटिटी बराबर रहे। अच्छा ठीक, मतलब इसकी वजह से बढ़ जाती है उनकी क्वांटिटी, कम हो जाएगी ना, अब यहाँ पर आपकी वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, बट ये उसको हम बोलते हैं ऑस्मैटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑस्मैटिक प्रेशर को ब्लड कैपिलरी में मेंटेन कर लेने के लिए कौन सा प्रोटीन की जरूरत होता है, उसके लिए द प्रोटीन इज टू बी कॉल्ड एज एल्ब्यूमिन, जो लिवर फॉर्म करती है। हाँ, ये नीट के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। Albumin is basically a protein which basically maintains the osmotic pressure balance between the water and the proteins in your plasma. In your plasma और इधर प्लाज्मा है ना ब्लड में, ही वो ब्लड का ही है, मतलब इस जगह पर, मतलब इस जगह पर, हाँ यहाँ पर जब मेरा ब्लड है, ताकि सारा ही फ्लूइड, नहीं ये बोल रहा है हमें कम निकले, इन शॉर्ट समझो वाटर और प्रोटीन को या आपस में प्यार होता है, यानी वाटर निकलता बाहर लेकिन प्रोटीन इसको छोड़ता नहीं, आपको थोड़ा कम ही निकालना है, अपना काम कीजिए बट जल्दी जल्दी मेरे पास वापस आ जाए, इनको आपस में कहने का मुद्दा और मकसद ये चीज़ है। एम्स और इसमें नीट में आएगा क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, समझ गए ना। तो क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इसका फायदा एक ही चीज़ है ज़्यादा, वो ये चीज़ है कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है आपके सेल्स के साथ, जिसमें क्लोजर में ब्लड नहीं मिल रहा है, ओपन में ब्लड मिल रहा है, वहाँ पर कैपिलरीज कुछ भी नहीं वहाँ पर होती है, लोअर एनिमल्स में, ये हायर एनिमल। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक ऑफ अवर मैम, हम अगर ह्यूमंस में की अगर हम बात कर लेंगे, ठीक है बेटा, और अगर हार्ट हमारे राइट साइड में कंडीशन डेक्स्ट्रोकार्डिया, और उसके बाद मैंने ब्लड सारा डिफाइन कर लिया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, तो यहाँ पर हम छोड़ लिया आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम अब कल मिलेंगे हमें अगले टॉपिक के साथ, ठीक है बेटा। तो अगर इसके बावजूद भी कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो मुझे आप मैसेज करके भी बता सकते हो, ठीक है बेटा। अगर लग रहा है कि फ़ायदा मिल रहा है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर मेरी चैनल कर लेना। अस्सलाम वालेकुम।